तो दोस्तों आइए आगे के वीडियो में हम जानते हैं कि उद्देश्य सूचक और विषय सूचक मन के बारे में। तो उद्देश्य सूचक मन होता क्या है? जैसे आप अभी पढ़ रहे थे अवचेतन मन, वही हमारा होता है उद्देश्य सूचक मन। तो आपका जो अवचेतन मन है ना, वो कभी कभी उद्देश्य सूचक मन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह बाहरी दुनिया का कामकाज देखता है। उद्देश्य सूचक मन का माध्यम आपकी पांचों इंद्रियां हैं। दैनिक जीवन की बातों, अपने आसपास की समस्याओं के संबंध में उद्देश्य सूचक आपका मार्गदर्शक और निर्देशक होता है। आपका ज्ञान पांचों इंद्रियों के जरिए होता है। आपका मन देखकर, अनुभव करके और जानकारी लेकर ज्ञान प्राप्त करता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उद्देश्य सूचक मन का महत्वपूर्ण काम तर्क करके समझना है। मान लीजिए कि लॉस एंजल्स आने वाले हजारों यात्रियों में एक आप भी हैं। आप उस शहर को देखकर यह कह सकते हैं, आपने वहां सुंदर पार्कों, बगीचों और बड़े बड़े भवनों तथा खूबसूरत घरों को देखा, और देखने के बाद आपका निर्णय है कि वह एक भव्य और सुंदर शहर है। यह काम आपने उद्देश्य सूचक मन के माध्यम से किया है। कभी कभी आपके अवचेतन मन को विषय सूचक कहा जाता है। आपका विषय सूचक मन आपके आसपास के वातावरण को पांचों इंद्रियों को छोड़कर एक दूसरे माध्यम से देखता है, जिसे अंतर्ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान या छठी इंद्रियां भी कहते हैं। यह अपनी भावनाओं, संवेदनाओं के अतिरिक्त अपनी स्मृतियों का स्टोर हाउस है। आपका विषय मूलक मन उस समय सबसे ज्यादा कार्य करता है जब आपका उद्देश्य सूचक मन नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, यह वह बुद्धि है जिसका चमत्कार तब होता है जब आपका उद्देश्य सूचक मन निलंबित या सोया हुआ रहता है, सुषुप्तावस्था में होता है। विषय सूचक मन को देखने के लिए आंखों की या किसी और प्राकृतिक इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। उसके पास जो सामने नहीं है और जो सामने नहीं है उसे सुनने की क्षमता होती है, अर्थात वह जो चाहता है देख सकता है, जो सुनना चाहता है उसे सुन सकता है, और वह आपके शरीर को त्याग कर दूसरे स्थानों, दूसरे देशों की यात्रा भी कर सकता है और वहां से जानकारी ला सकता है जो हुबहू सत्य होती है। मनोवैज्ञानिक इसे एस्ट्रल ट्रैवलिंग कहते हैं। विषय सूचक मन के जरिए आप दूसरे की भावनाओं व विचारों को पढ़ सकते हैं। आप बंद लिफाफे के पत्र का विषय पढ़ सकते हैं, तिजोरी में बंद कागजों के विषय जान सकते हैं। आपका विषय सूचक मन किसी संचार साधन के बिना दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रार्थना का सही प्रयोग करने के लिए उद्देश्य सूचक और विषय सूचक मन के बीच संबंध या आदान प्रदान को भली प्रकार समझ लें। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं, अवचेतन मन आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता है। वो कैसे? आपका जो अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, इसलिए यदि आप उसे गलत सुझाव देंगे, वह उसे सच मानकर अपना काम शुरू करके उन्हें दशा, अनुभव या घटनाओं के रूप में पेश कर देगा। आपके साथ जो बातें हुई है वे आपके विचारों के छाप के आधार पर हुई है, जो आप अपनी आस्था के अनुकूल आपने अवचेतन मन को दिए हैं। यदि आपने अपने अवचेतन को अशुद्ध या गलत विचार प्रेषित किए हैं और उन्हें आप हटाना चाहते हो, तो उनके स्थान पर रचनात्मक और सौहार्दपूर्ण विचारों को बार बार दोहराएं, जिससे आपका अवचेतन उसे स्वीकार करता है। इस प्रकार विचारों और जिंदगी की एक नई और स्वस्थ आदत डालें, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदतों का कार्यस्थल है। आपके अवचेतन मन के रोजमर्रा के विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से उतरकर एक आधार बना लेते हैं। यदि आपके दैनिक जीवन के विचार सौहार्दपूर्ण, शांतिमय और रचनात्मक है, तो आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। यदि आप भय, परेशानी और विचारों के अन्य प्रकार के विध्वंसात्मक स्वरूप में मशगूल रहे हैं, तो इसका उपाय यह है कि अवचेतन मन की दैवी शक्तियों को याद करें और स्वतंत्रता, सुख तथा संपूर्ण स्वास्थ्य का आदेश दें। आपका अवचेतन मन चूंकि रचनात्मक है तथा दैवी शक्ति से परिपूर्ण है, वह स्वतंत्रता और खुशी की संरचना करना शुरू कर देगा, जिसका आपने आदेश दिया था। तो
तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि सुझाव में प्रबल शक्ति है। वो कैसे? हमारे सुझाव में ये प्रबल शक्ति कैसे हो सकती है? आप अब तक जान चुके होंगे कि आपका चेतन मन आपके दरवाजे पर खड़ा चौकीदार है और उसका पहला काम आपके अवचेतन मन के झूठे प्रभावों से रक्षा करता है। आप अब मन के बुनियादी नियमों में एक नियम को जान चुके हैं। आपका अवचेतन मन सुझाव को तुरंत ग्रहण कर लेता है और आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन तुलना नहीं कर सकता, विपरीत नहीं सोच सकता। न तो वह तर्क कर सकता है, न ही खुद अपने से सोच पाता है। अंतिम क्रिया आपका चेतन मन करता है। अवचेतन मन केवल चेतन मन की ओर से प्रेषित प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप काम करता है। वह अपने काम में कोई परिवर्तन नहीं करता। सुझाव की शक्ति कितनी प्रबल होती है, इसका एक अच्छा उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। चलिए हम लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। मान लें कि आप पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं। आपको डाक पर एक डरपोक जैसा दिखने वाला यात्री दिखाई देता है। आप उससे कहते हैं, लगता है आप बीमार हो, आपका चेहरा पीला जर्द हो गया है, मुझे डर है कहीं आपको सी सिकनेस न हो जाए। चलिए मैं आपको आपके केबिन तक पहुंचा देता हूँ। यात्री सचमुच में पीला पड़ने लगता है। आपकी सी सिकनेस का सुझाव उसके डर में मिल जाता है। वह आपका सहारा लेकर अपने केबिन में लेट जाता है और वहाँ आपका नकारात्मक सुझाव अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस यात्री ने आपके सुझावों को स्वीकार कर लिया और वस्तुतः वह कारगर होने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि जो आप सोचते हैं वो अच्छा सोचें और दूसरों के साथ जो अभी आपने इस कहानी को सुना ना कि उसने दूसरे के ऊपर कैसे हावी हुआ, वो उसको कैसे बोला कि आप बीमार हैं, आपको सी सिकनेस हो सकती है और उसको वो बीमारी उसको हो भी गई। तो आइए दोस्तों जानते हैं आगे की बात। एक ही सुझाव के विभिन्न परिणाम। यह सच है कि एक सुझाव की प्रतिक्रियाएं विभिन्न लोगों में अपने अवचेतन मन की आस्थाओं के अनुकूल विभिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दया से अभिभूत होकर जहाज के नाविक से कहते हैं, प्रिय दोस्त आप बीमार लग रहे हो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा कि आपको सी सिकनेस होने जा रही है। अपने सुझाव के अनुकूल वह आपके जोक पर या तो हंस देता है या आपको देखकर चिढ़ जाता है। आपके सुझाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सी सिकनेस के बारे में वह अच्छी तरह से जानता था कि वह उसे हो ही नहीं सकती। इसलिए उसके मन में भय या चिंता के स्थान पर आत्मविश्वास दिखाई दिया। डिक्शनरी में सुझाव की व्याख्या क्रिया या मन में या मानसिक प्रक्रिया में कुछ रख देना है, जिसके जरिए सुझाए गए विचार को स्वीकार कर उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। आपको याद रखना है कि कोई भी सुझाव अचेतन मन में चेतन मन की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं रख सकता। दूसरे शब्दों में, चेतन मन वह शक्ति है जो किसी भी सुझाव को रद्द कर सकती है। नाविक के उदाहरण में उसे सी सिकनेस का भय नहीं था, उसे विश्वास था कि वह बीमारी उसे हो ही नहीं सकती, और नकारात्मक सुझाव में वह शक्ति नहीं थी जो उसके विश्वास को भंग करके उसमें भय पैदा कर सके। सी सिकनेस का सुझाव इससे पहले वाले यात्री पर कारगर हो गया, क्योंकि उसमें सी सिकनेस का भय समाये बैठा था। हम में से प्रत्येक के अपने अंतर मन में भय होते हैं, आस्थाएं एवं विचार होते हैं, और अंतर मन की ये धारणाएं हमारे जीवन में अपनी भूमिका निभाती है। एक सुझाव की अपनी कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि उसे मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर लिया जाता। इसी कारणवश आपकी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रवृत्ति के अनुसार सीमित तथा नियंत्रित रहती हैं। तो आइए आगे सुनते हैं कि आगे की लाइन में क्या लिखा है। उसने कैसे अपना हाथ खो दिया। प्रत्येक 2 या 3 साल में लंदन यूथ फोरम कैक्सटन हाल में मेरे व्याख्यानों की श्रृंखला आयोजित करता है। इस फोरम की स्थापना मैंने कई वर्ष पहले की थी। फोरम के डायरेक्टर डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने मुझे सुझावों की शक्ति पर अंग्रेजी अखबार में छपे एक लेख के बारे में बताया। लेखक के अनुसार सुझाव यह था जो उस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन को 2 वर्षों तक दिया। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं अपना दायां हाथ दे दूंगा। उसकी बेटी भयंकर गठिया रोग से पीड़ित थी।
साथ में उसे चर्म रोग भी था जो लाइलाज हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, किंतु उसके पिता को अपनी बेटी के ठीक हो जाने को तीव्र कामना थी और यही कामना उसने उन शब्दों में व्यक्त की जो उसने अपनी बेटी के लिए कहे थे। डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने छपे हुए लेख का हवाला देते हुए बताया कि एक दिन वह परिवार कार से सफर कर रहा था जब उसकी टक्कर एक दूसरी कार से हो गई, जिससे उसके पिता का दायां हाथ कंधे से कट गया और तुरंत उसकी बेटी का गठिया एवं चर्म रोग दूर हो गया। आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप अपने चेतन मन को केवल ऐसे सुझाव देंगे जो आपका उपचार करके स्वस्थ करे, आपका भला करे, आपको ऊपर उठाए, आपको प्रेरणा दे। याद रखिए, आपका अवचेतन मन मजाक पसंद नहीं करता, वह आपके प्रत्येक शब्द पर विश्वास करता है। तो दोस्तों, आपको अब से जो सोचना है अच्छा सोचना है। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बनते चले जाएंगे। आप अपने अवचेतन मन से जो काम करवाएंगे वो काम अपना ऑटोमेटिक होता चला जाएगा।